गौतम का महाविद्रोह। मिहिर और तुलसी के सामने खोल दी दिल की भड़ास। वीरानी परिवार के आलिशान घर शांति निकेतन की दीवारों ने आज तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज जो मंजर सबके सामने है उसने रिश्तों की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। कियारा गॉसिप पर हम सीधे उस विस्फोटक घड़ी की बात करेंगे जहां एक बेटे ने अपनी ही मां और बात के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की है। शांति निकेतन के हॉल में छाई खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति नहीं, बल्कि तूफान के आने का सबूत है। गौतम, जो मिहिर और तुलसी का खून है, आज उन्हीं के सामने एक बगावत बनकर खड़ा है। उसके चेहरे पर जो गुस्सा और आंखों में जो नमी है, वो सिर्फ एक दिन की नाराजगी नहीं, बल्कि सालों से दबे हुए जज्बात हैं जो आज ज्वालामुखी बनकर फट पड़े हैं। मिहिर वीरानी, जो हमेशा से पूरे परिवार को एक धागे में पिरोने की कोशिश करते आए हैं, आज खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उनके सामने खड़ा गौतम अब वो छोटा गोमजी नहीं रहा जो कभी अपनी मां के आंचल में शांति ढूंढता था। आज गौतम की आंखों में सवाल हैं, और वो सवाल सीधे तुलसी की परवरिश और मिहिर के इंसाफ पर निशाना साध रहे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि घर का हर सदस्य सांसें थामकर बस इस तमाशे को देखने पर मजबूर है। तुलसी, जिसे पूरी दुनिया एक आदर्श बहू और एक सशक्त मां के रूप में जानती है, आज अपने ही बेटे के कटघरे में खड़ी है। क्या एक मां का फर्ज निभाते निभाते तुलसी से कहीं कोई चूक हो गई, या फिर गौतम की समझ में कोई भूल है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में गूंज रहा है। गौतम का रवैया आज बेहद आक्रामक है। वो मिहिर की तरफ उंगली उठाते हुए उन्हें याद दिला रहा है कि कैसे बचपन से लेकर आज तक उसे लगता आया है कि वो इस घर में होते हुए भी पराया है। गौतम के शब्दों में जो कड़वाहट है, वो साफ बयां कर रही है कि उसे लगता है मिहिर और तुलसी ने हमेशा सही और गलत के चक्कर में अपने रिश्तों की बलि दी है। कियारा गॉसिप के नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं, बल्कि दो जनरेशन के बीच का वो टकराव है जहां उसूल और अपनापन आमने सामने हैं। गौतम चीख चीख कर कह रहा है कि उसे आदर्शवाद नहीं, बल्कि अपने माता पिता का बिना शर्त वाला प्यार चाहिए था, जो उसे लगता है कि शायद करण या दूसरों को ज्यादा मिला। तुलसी की आंखें नम हैं, लेकिन उसका सर झुका नहीं है। वो अपने बेटे की तकलीफ को समझ रही है, पर वो ये भी जानती है कि गौतम जिस रास्ते पर चल रहा है या जिन इल्जामों को वो लगा रहा है, वो पूरी तरह सच नहीं है। मिहिर बीच बीच में गौतम को शांत करने की कोशिश करते हैं। उनकी आवाज में एक पिता का रौब भी है और एक दोस्त की समझाइश भी, लेकिन गौतम आज किसी की सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो हर उस पुराने किस्से को खोद कर बाहर ला रहा है जहां उसे लगा था कि तुलसी ने उसे नजरअंदाज किया। हर वो पल जब उसे लगा कि मिहिर ने उसे सपोर्ट करने के बजाय धर्म का साथ दिया। ये बातें सुनकर वहां खड़ी दामिनी भी सहम गई है। दामिनी, जो गौतम की पत्नी है और इस घर की बहू है, वो समझ नहीं पा रही कि वो अपने पति का साथ दे या अपनी सास तुलसी का, जो उसके लिए मां से बढ़कर है। गौतम का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। वो चिल्लाकर कहता है कि बाहर वालों के लिए तुलसी वीरानी महान हो सकती हैं, दुनिया के लिए मिहिर वीरानी एक मिसाल हो सकते हैं, लेकिन एक बेटे के लिए वो सिर्फ ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने अपनी इमेज बचाने के लिए अपने बेटे की खुशियों का सौदा किया। ये इल्ज़ाम शांति निकेतन की छत को चीरते हुए सीधे तुलसी के दिल पर लगते हैं। मिहिर का धैर्य अब जवाब दे रहा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड से पाला, जिसे वीरानी एम्पायर का वारिस समझा, वो आज उन्हें ही अपनी नाकामयाबी और अपने दुख का जिम्मेदार ठहराएगा। गौतम की बातों में लॉजिक कम और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, लेकिन यही वो दर्द है जो दर्शकों को झकझोर रहा है। इस कन्फ्रंटेशन में एक मोड़ तब आता है जब गौतम पुरानी बातों का जिक्र करते हुए कहता है कि उसे हमेशा दूसरे दर्जे का सदस्य समझा गया। उसका इशारा साफ तौर पर करण की तरफ है। भले ही वो खुलकर नाम ना ले रहा हो, लेकिन उसकी हर बात का तीर यही इशारा कर रहा है कि तुलसी का ममता का बंटवारा बराबर नहीं हुआ। कियारा गॉसिप आपको बता दें कि यही वो नाजुक कड़ी है जहां ऑडियंस का दिल भी बट जाता है। कुछ लोग गौतम की मेंटल स्टेट को समझते हैं, जो हमेशा कंपैरिजन का शिकार हुआ। वहीं दूसरी तरफ लोग तुलसी के त्याग को जानते हैं। गौतम अपने पिता मिहिर से आंख मिलाकर कहता है कि आज फैसला हो ही जाना चाहिए। वो आज सिर्फ शिकायत करने नहीं आया है, बल्कि अपना हिसाब मांगने आया है। रिश्तों का हिसाब, प्यार का हिसाब और उस विश्वास का जो कहीं ना कहीं टूट चुका है। शांति निकेतन का वो हॉल जहां अक्सर त्योहार मनाए जाते हैं, आज युद्ध का मैदान बन चुका है। बा, जो शायद अपने कमरे में हैं या वहां मौजूद हैं, उनकी गैर मौजूदगी या खामोशी भी इस सीन में एक अलग ही डर पैदा करती है। क्योंकि जब घर के बड़े खामोश हो जाएं और बेटा बोलने लगे, तो समझ लीजिए कि मामला हाथ से निकल चुका है।
मिहिर गुस्से में आगे बढ़ते हैं। उनका हाथ उठता है, शायद गौतम को रोकने के लिए या थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन वो रुक जाते हैं। ये रुकना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका डर है, कहीं वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो ना दें। इस चीज को गौतम उनकी हार समझता है और एक व्यंग भरी हंसी हंसता है, वो हंसी जो किसी भी रोने से ज्यादा दर्दनाक है। तुलसी आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में कंपन है, पर शब्दों में वही पुरानी दृढ़ता। वो गौतम को बेटा कहकर पुकारती है, लेकिन गौतम झटक देता है। ये जेस्चर, ये बॉडी लैंग्वेज बताती है कि दूरियां कितनी गहरी हो चुकी हैं। गौतम कहता है कि अब इन मीठी बातों का कोई असर नहीं होगा। वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के हर उस संस्कार को चुनौती दे रहा है जिस पर ये घर खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या वीरानी सरनेम होने का मतलब ये है कि उसे अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्या वीरानी बेटा होने का मतलब ये है कि वो हमेशा सैक्रिफाइस करे? यहाँ पर स्क्रिप्ट एक नया मोड़ लेती है, जब गौतम मिहिर की बिजनेस डीलिंग्स और घर के फैसलों में अपने स्थान को लेकर सवाल उठाता है। उसे लगता है कि उसे वो पावर, वो पोजीशन कभी नहीं दी गई जिसका वो हकदार था। ये लड़ाई सिर्फ प्यार की नहीं, अब पावर और ईगो की भी बन चुकी है। कियारा गॉसिप के व्यूअर्स, आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में ईगो आ जाता है तो बड़ी से बड़ी दीवारें गिर जाती हैं। गौतम का कहना है कि उसे हमेशा बच्चा समझकर साइडलाइन किया गया, जबकि वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। मिहिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हर फैसला उसकी भलाई के लिए था, लेकिन गौतम के कान अब बंद हो चुके हैं। इस पूरे दृश्य में बैकग्राउंड स्कोर काफी हाई वोल्टेज है, लेकिन असली शोर उन शब्दों का है जो एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं लिए जा सकते। गौतम ने आज वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी है जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम परिवार में कभी नहीं पार की जाती। वो तुलसी को चैलेंज करता है कि आज वो साबित करे कि वो सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि उसकी भी माँ है। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है या हकीकत, ये तय करना मुश्किल है। शांति निकेतन के उस हॉल में जहां अभी तक सिर्फ शब्दों की गूंज थी, अब वहां जज्बातों का सैलाब आ चुका है। गौतम ने जिस तरह अपनी मां तुलसी को ललकारा है, उसने वहां खड़े हर शख्स की रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया है। कियारा गॉसिप पर हम इस दृश्य को और गहराई से देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सीरियल का सीन नहीं, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहां उम्मीदों का बोझ रिश्तों को कुचल देता है। तुलसी, जो अब तक चुप थी, अचानक टूटी हुई आवाज में बोलने की कोशिश करती है। वो गौतम के कंधे पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ती है। उसकी ममता उसे मजबूर कर रही है कि वो अपने बिगड़े हुए बेटे को गले लगा ले। शायद उसका स्पर्श वो काम कर जाए जो उसके शब्द नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गौतम ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया। एक झटके में उसने सालों पुरानी मर्यादा को तोड़ दिया। ये झटका सिर्फ तुलसी के हाथ पर नहीं लगा, बल्कि सीधे मिहिर के दिल पर लगा। मिहिर, जो अब तक एक शांत समंदर की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, अब उनका सब्र का बांध टूट गया है। मिहिर वीरानी का गुस्सा होना शांति निकेतन में कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज उनका गुस्सा एक पिता की बेबसी से निकला है। वो आगे बढ़कर गौतम का कॉलर पकड़ लेते हैं। माहौल में एक सन्नाटा छा जाता है। दामिनी की सिसकियां तेज हो जाती हैं और घर के नौकर भी कोने में दुबक जाते हैं। मिहिर की आंखों में अंगारे हैं। वो गौतम से पूछते हैं कि आखिर उसने ये हिम्मत कैसे की अपनी मां के साथ ऐसा व्यवहार करने की। मिहिर उसे याद दिलाते हैं कि ये वही तुलसी है जिसने गौतम के लिए दुनिया से लड़ाई की थी, जिसने गौतम की गलतियों को हमेशा ढाल बनकर छपाया। लेकिन गौतम की आंखों में आज डर नाम की कोई चीज नहीं है। वो मिहिर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है, एक ऐसी तनाव भरी मुस्कुराहट जो सामने वाले को और भी ज्यादा चिढ़ा दे। गौतम कहता है कि बस डैड, अब ये एहसानों की गिनती बंद कीजिए। उसका कहना है कि अगर तुलसी ने उसके लिए दुनिया से लड़ाई की तो बदले में उसने गौतम से उसकी इंडिविजुअलिटी छीन ली। वो चीख कर कहता है कि उसे कभी गलती करने का मौका ही नहीं दिया गया। उसे हमेशा सुधरने की कोशिश की गई, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्रोजेक्ट हो। यहाँ पर कियारा गॉसिप के नज़रिए से देखें तो गौतम का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डार्क और ट्विस्ट हो चुका है। वो अपने विक्टिम कार्ड को इतनी सफाई से खेल रहा है कि एक पल के लिए मिहिर भी स्तब्ध रह जाते हैं। गौतम इल्ज़ाम लगाता है कि मिहिर और तुलसी ने उस पर अपनी महानता थोपी है। वो कहता है, आप लोगों को महान बनना था, इसलिए मुझे हमेशा छोटा महसूस कराया गया। ये लाइन वहाँ मौजूद हर सदस्य को चुभती है। क्या वाकई वीरानी परिवार के संस्कार इतने भारी पड़ गए कि एक बेटे का दम घुटने लगा? गौतम पुराने बाहे मुर्दे उखाड़ता है। वो उस वक्त का जिक्र करता है जब उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था, या जब उसे बिजनेस में वो डिसीजंस लेने से रोका गया जो वो लेना चाहता था। हर बात का निचोड़ यही है कि उसे लगता है मिहिर ने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। ट्रस्ट डेफिसिट का ये मुद्दा अब एक जंग का रूप ले चुका है। तुलसी, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई है, वो अब भी अपने बेटे को निहार रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही।
शायद एक माँ को जब पता चलता है कि उसकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसके पास सफाई देने के लिए शब्द नहीं बचते। गौतम इस खामोशी को भी अपनी जीत समझता है। वो कहता है, देखा डैड, माँ के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। वो पूरे घर की तरफ हाथ घुमाकर कहता है कि ये शांति निकेतन उसके लिए एक सोने का पिंजरा है। यहाँ रहने के लिए उसे तुलसी वीरानी की परछाई बनकर रहना पड़ता है और अब वो थक चुका है। वो डिमांड करता है कि अब उसे अपनी पहचान चाहिए, भले ही वो पहचान इस घर से अलग होकर मिले। ये सुनते ही मिहिर के हाथ ढीले पड़ जाते हैं। अलग होना, वीरानी परिवार में बंटवारे की बात करना पाप समझा जाता है और आज गौतम ने वही पाप किया है। स्क्रिप्ट में ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब गौतम अपनी पत्नी दामिनी को भी इस लड़ाई में घसीट लेता है। वो दामिनी की तरफ इशारा करके मिहिर और तुलसी से कहता है कि देखो कैसे तुम लोगों ने मेरी बीवी को भी मिनी तुलसी बना दिया है। वो दामिनी पर चिल्लाकर पूछता है कि क्या उसके पास अपना कोई दिमाग है या वो भी बस तुलसी की हाँ में हाँ मिलाना जानती है। दामिनी बेचारी, जो हमेशा से शांति चाहती थी, आज अपने पति और अपने ससुराल वालों के बीच पिस रही है। क्यारा गॉसिप के व्यूअर्स, ये मोमेंट बहुत क्रूशल है क्योंकि यहाँ गौतम सिर्फ अपने माता पिता से नहीं लड़ रहा, वो अपने पूरे सपोर्ट सिस्टम को आग लगा रहा है। उसे लगता है कि पूरा घर उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ये पैरानोया, ये शक, ये गुस्सा, ये सब उसके अंदर सालों से पल रहा था जो आज बाहर आया है। तभी वहां सविता यानी मिहिर की माँ और गौतम की दादी आती हैं। उनकी एंट्री से एक पल के लिए गौतम रुकता है, लेकिन वो अदब अब खत्म हो चुका है। जब दादी उसे चुप रहने को कहती हैं तो गौतम उन्हें भी जवाब देने से नहीं कतराता। वो कहता है कि आज कोई बीच में नहीं आएगा। आज फैसला होकर रहेगा कि वो इस घर का बेटा है या सिर्फ एक मोहरा। गौतम मिहिर को चैलेंज करता है कि अगर उन्हें लगता है कि गौतम नालायक है तो आज हिसाब कर दें और उसे आज़ाद कर दें। आज़ादी शब्द मिहिर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरता है। उन्होंने गौतम को इसलिए नहीं पाला था कि एक दिन वो उनसे आज़ादी मांगे। मिहिर, जो इमोशनल हो रहे थे, अब फिर से सख्त हो जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है गौतम, अगर तुझे लगता है कि हमने तेरा बुरा किया है तो बता तुझे क्या चाहिए। मिहिर का ये सवाल गौतम को थोड़ा कंफ्यूज करता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मिहिर इमोशनल होंगे, लेकिन मिहिर ने अब बिजनेस टोन पकड़ ली है। मिहिर कहते हैं कि अगर रिश्ता खत्म ही करना है तो तरीका भी व्यावहारिक होना चाहिए। तुलसी रोते हुए मिहिर को रोकने की कोशिश करती है। मिहिर, ये आप क्या कह रहे हैं? वो हमारा बेटा है, गुस्से में है। लेकिन मिहिर तुलसी को हाथ दिखाकर रोक देते हैं। वो गौतम की आंखों में देखकर कहते हैं, बोल, क्या कीमत लगाई है तूने अपने रिश्तों की? ये लाइन गौतम के ईगो को सीधा हिट करती है। उसे लगता है मिहिर उसे खरीदने की बात कर रहे हैं। गौतम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो टेबल पर रखा एक वास उठाकर जमीन पर दे मारता है। कांच के टुकड़े पूरे हॉल में बिखर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त वीरानी परिवार के रिश्ते बिखर रहे हैं। गौतम चिल्लाता है कि उसे भीख नहीं चाहिए, उसे उसका हक चाहिए। वो कहता है कि वो करण की तरह महान बनने का ढोंग नहीं कर सकता। अगर करण का कॉन्टेक्स्ट एक्टिव है तो ये कंपैरिजन बहुत चुभता है। वो कहता है कि उसे असलियत में जीना है। क्यारा गॉसिप आपको बताना चाहता है कि गौतम की प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा कंपैरिजन मोड में रहता है। उसे लगता है मिहिर दूसरों को, चाहे वो करण हो या साहिल, ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये इनसिक्योरिटीज आज नासूर बन चुकी हैं। गौतम फाइनली एक ऐसी बात बोल देता है जो तुलसी को अंदर तक तोड़ देती है। वो कहता है, काश मैं किसी और के घर पैदा हुआ होता, कम से कम मुझे वहां प्यार तो मिलता, भले ही वो वीरानी न होते। ये सुनकर तुलसी के मुंह से एक हल्की चीख निकल जाती है। अपने ही बेटे से ये सुनना कि वो उन्हें अपने माता पिता के रूप में रिजेक्ट करता है, किसी मृत्यु से बड़ा दुख है। अब हॉल में जो शांति है वो शमशान जैसी है। मिहिर अब गुस्सा नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उन्होंने गौतम की तरफ पीठ कर ली है, जो इस बात का संकेत है कि वो अब बात नहीं करना चाहते। लेकिन गौतम अभी रुका नहीं है। वो चाहता है कि आज सब कुछ तहस नहस हो जाए। वो दामिनी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो यहाँ से, इस घर में मेरा दम घुटता है। दामिनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। वो तुलसी की तरफ देखती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन गौतम उसे जबरदस्ती खींचने लगता है। क्या दामिनी आज पति पत्नी के रिश्ते को चुनेगी या सही और गलत के फर्क को? इस हंगामे के बीच तुलसी खड़ी होती है। अब वो रो नहीं रही, उसकी आंखों में वो चमक वापस आ गई है जो अक्सर बुराई का नाश करने से पहले आती है। वो गौतम के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। रुक जा गौतम। तुलसी की आवाज में अब कोई कंपन नहीं है। ये आवाज एक माँ की नहीं, शांति निकेतन की बहू और इस घर की नींव की है। वो कहती है, अगर तुझे जाना है तो जा, लेकिन याद रखना, इस चौखट को पार करने के बाद तू सिर्फ एक वीरानी नहीं रहेगा, तू वो बेटा बन जाएगा जिसने अपनी माँ की छाती पर पांव रखकर दुनिया देखी है। तुलसी के ये शब्द गौतम को एक पल के लिए झकझोर देते हैं। क्या गौतम आज वो लक्ष्मण रेखा पार करेगा जो उसे हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर कर देगी? तुलसी वीरानी के वो शब्द
कि इस चौखट के बाहर तू सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि वो शख्स होगा जिसने अपनी माँ की छाती पर पांव रखकर दुनिया देखी है। शांति निकेतन के हॉल में किसी मंत्र की तरह गूंज गए। कियारा गॉसिप पर हम इस अंतर्द्वंद के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां अब फैसलों की घड़ी आ चुकी है। गौतम, जो अब तक आग बबूला हो रहा था, अपनी मां के इस रूप को देखकर पल भर के लिए सहम गया। तुलसी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। ये वो तुलसी थी जिसने मिहिर को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था, तो क्या वो अपने बिगड़े हुए बेटे को सीधा नहीं कर सकती थी? गौतम की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई शेर शिकार करने निकला हो लेकिन अचानक खुद पिंजरे में फंस गया हो। उसने सोचा था कि उसका गुस्सा, उसका चिल्लाना और घर छोड़ने की धमकी सबको डरा देगी। मिहिर और तुलसी उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे, लेकिन यहां तो बाजी ही पलट गई। तुलसी ने डरने के बजाय दरवाजा खोल दिया। मिहिर, जो अब तक गुस्से में उबल रहे थे, तुलसी के इस कदम से हैरान तो थे, लेकिन वो अपनी पत्नी की ताकत को पहचानते हैं। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पीछे हट गए। ये पीछे हटना उनकी हार नहीं थी, बल्कि गौतम को ये एहसास दिलाना था कि अब वो अकेला है। गौतम ने चारों तरफ देखा। उसने बा की तरफ देखा, सविता की तरफ देखा, यहां तक कि नौकर भी नजरें झुकाए खड़े थे। कोई भी, हाँ कोई भी उसके समर्थन में आगे नहीं आया। ये अकेलापन गौतम के ईगो पर सबसे बड़ा वार था। उसने अपनी शर्मिंदगी को गुस्से से ढकने की कोशिश की और दामिनी का हाथ और जोर से खींचा। चलो दामिनी, मैंने कहा ना, यहां हमारी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन यही वो पल था जब कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ लिया। दामिनी, जो हमेशा गौतम की परछाई बनी रही, जिसने हमेशा पतिव्रता होने का धर्म निभाया, आज उसने अपना हाथ गौतम की पकड़ से छुड़ाना शुरू कर दिया। गौतम चौंक गया। उसने पलटकर दामिनी को देखा, जैसे यकीन ना हो रहा हो। दामिनी की आंखें लाल थीं, आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। दामिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं गौतम, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। गौतम चिल्लाया, क्या कहा तुमने? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। दामिनी ने ना में सर हिलाया और तुलसी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं गौतम, लेकिन मैं अंधी नहीं हूं। आज आपने जो किया है वो कोई विद्रोह नहीं, बदतमीजी है। आपने उन माँ बाप का अपमान किया है जिन्होंने हमें सर आंखों पर बिठाया है। अगर आप इस घर से जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मैं अधर्म के रास्ते पर आपका साथ नहीं दे सकती। दामिनी का ये फैसला तुलसी के संस्कारों की सबसे बड़ी जीत थी। एक बहू ने अपने पति के खिलाफ जाकर अपनी सास, अपनी माँ का साथ दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि सच किधर है। गौतम का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो गया। उसकी अपनी पत्नी ने भरे समाज में उसका साथ छोड़ दिया था। उसने मिहिर की तरफ देखा, फिर तुलसी की तरफ और अंत में दामिनी की तरफ। उसकी आंखों में अब नफरत उतर आई थी। वो समझ गया था कि अब यहां रुकना उसके ईगो के लिए मुमकिन नहीं है। उसने एक आखिरी बार सबको देखा और कहा, ठीक है, बहुत घमंड है ना तुम लोगों को अपने इस परिवार पर, अपने इस शांति निकेतन पर। आज मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं और वादा करता हूं कि जब वापस आऊंगा तो इतना बड़ा बनकर आऊंगा कि तुम सबको मेरी तरफ देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ेगी। ये खोखली धमकी देकर गौतम तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। हर कदम के साथ एक रिश्ता टूट रहा था। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, वो एक पल के लिए रुका। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई उसे रोकेगा। शायद वो चाहता था कि मिहिर पुकार ले या तुलसी दौड़ कर आ जाए, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। तुलसी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था, क्योंकि वो अपने बेटे को जाते हुए देखने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। मिहिर पत्थर की मूर्ति बने खड़े थे। जब गौतम को एहसास हुआ कि कोई उसे रोकने वाला नहीं है, तो उसने झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। वो आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। गौतम चला गया। शांति निकेतन का गोमजी, तुलसी का लाडला, आज घर से बेघर हो गया था। जैसे ही गौतम गया, तुलसी का शरीर जवाब दे गया। वो लड़खड़ाई और जमीन पर गिरने ही वाली थी कि मिहिर और दामिनी ने उसे संभाल लिया। अब तक जो तुलसी चट्टान बनी खड़ी थी, अब वो एक साधारण माँ की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मिहिर, मैंने उसे जाने दिया, मैंने अपने बेटे को जाने दिया। तुलसी का ये क्रंदन किसी के भी दिल को चीरने के लिए काफी था। मिहिर ने उसे गले लगाया, उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। उन्होंने तुलसी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने उसे जाने नहीं दिया तुलसी, तुमने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। कभी कभी सही रास्ते पर लाने के लिए अपनों को खुद से दूर करना पड़ता है। दामिनी, जो अभी भी वहीं खड़ी थी, अपने आंसू पोंछ रही थी। उसे पता था कि आज उसने क्या खोया है, लेकिन उसे ये सुकून था कि उसने अपनी जमीर को नहीं बेचा। बा आगे आईं और उन्होंने तुलसी और दामिनी दोनों को गले लगा लिया।
बा ने कहा, जब तक इस घर की बहुएं और बेटियां इतनी मजबूत हैं, शांति निकेतन की नींव को कोई नहीं हिला सकता, भले ही वो हमारा अपना खून क्यों ना हो। इस दृश्य में दर्द था, पर एक अजीब सी शांति भी थी। सच की जीत हुई थी, लेकिन उसकी कीमत एक बेटे के रूप में चुकानी पड़ी थी। गौतम के जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। हवा में एक भारीपन था। लेकिन कियारा गॉसिप के नजरिए से देखें तो ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी का वो डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने साबित किया कि ये शो सिर्फ सास बहू के झगड़ों के बारे में नहीं है, ये कर्मा और धर्मा के बारे में है। तुलसी ने साबित कर दिया कि ममता अंधी हो सकती है, लेकिन कमजोर नहीं। अगर बेटा गलत करेगा तो माँ दुर्गा बनकर उसका सामना भी कर सकती है। मिहिर ने साबित किया कि पिता का प्यार तब तक ढाल बनता है जब तक बेटा उसकी इज्जत करे। जिस दिन इज्जत खत्म, उस दिन ढाल तलवार बन जाती है। और सबसे बड़ी बात दामिनी ने साबित की कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसके पति से नहीं, बल्कि उसके अपने सिद्धांतों से होती है। शांति निकेतन की लाइट्स धीमी हो रही हैं। कैमरा तुलसी के चेहरे पर फोकस करता है, जो अब शांत हो चुकी हैं। वो उठती हैं, अपने आंचल को सही करती हैं और मंदिर की तरफ बढ़ती हैं। दिया जलाते हुए बस इतना कहती हैं, हे ईश्वर, मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, ताकि वो वापस लौट सके, एक बेहतर इंसान बनकर। इस प्रार्थना के साथ ये एपिसोड, ये स्क्रिप्ट और ये कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुकती है। गौतम चला गया है, लेकिन क्या वो वापस आएगा? क्या उसका घमंड टूटेगा या वो बर्बाद हो जाएगा? ये सवाल अभी भी बरकरार हैं। तो दोस्तों, ये थी शांति निकेतन की सबसे बड़ी टकरार की पूरी दास्तां। गौतम का विद्रोह, मिहिर का गुस्सा और तुलसी का त्याग। आपको क्या लगता है, क्या दामिनी ने गौतम का साथ न देकर सही किया, या उसे पत्नी धर्म निभाना चाहिए था? क्या तुलसी को गौतम को रोक लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही चटपटी, गहरी और इमोशनल अपडेट्स के लिए और टीवी सीरियल्स के हिडन सीक्रेट्स जानने के लिए आपके अपने चैनल कियारा गॉसिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि शांति निकेतन की अगली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपकी होस्ट, लेती हूं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।